वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं भूसंतति जियोसाइक्लाइन। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है साइक्लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी जियोसाइक्लाइन होती है, भूसंतियाँ होती है। भूसंतियाँ एक लंबे संकरी और उथले हुए जलीय भाग होते हैं और ये जो जलीय भाग है इनमें लगातार जो है तलछट का निक्षेप जो है होता रहता है और तलछट का निक्षेप होने के साथ साथ इनकी जो तली है उसमें लगातार दसाव होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, उसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि भूसंतति होती क्या है। तो ये कोई एक उथले हुए सागरीय भाग होते हैं, जलीय भाग होता है और इस जलीय भाग में यहाँ पे कोई माउंटेन है, इस माउंटेनियस पार्ट से लगातार इरोजन होता रहता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो है निकलती रहती है और वो जो नदियाँ हैं वो लगातार इसमें मलबे का निक्षेप करती रहती है। तो यहाँ पे ये जो तल है, ये जो इसकी तली है, इस तली में लगातार जो तलछट होते हैं, निक्षेप होते हैं, उनका यहाँ पे जमाव होता रहता है और जमाव होने से इसकी जो तली है वो लगातार धंसती हुई चली जाती है और ये जो धंसे हुए भाग है यही हमारी क्या कहलाती है, भूसंतति कहलाती है। अब देखिए जो हमारी भूसंतति है इसको पर्वतों का पालना भी कह सकते हो या फिर इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ माउंटेन। क्यों क्रेडल ऑफ माउंटेन क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारी भूसंतति है ना, इन भूसंततियों से ही हमारे जो पर्वतीय भाग है, मतलब हमारे जो वलित पर्वत है, उन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको पर्वतों का पालना या क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा गया है। अब देखिए जो हमारी भूसंतति है, इस भूसंतति की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? जो हमारी भूसंतति है इसकी संकल्पना सबसे पहले संकल्पना का जो विकास किया था वो हाल और डाना ने किया था, जबकि इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किसने किया था? तो वो किया था होग ने। अब देखिए हाल और डाना क्या कहते हैं। जो हमारे डाना महोदय है, डाना महोदय ने अपने अवलोकन किए और इन अवलोकनों के आधार पर इन्होंने कहा कि जो हमारे वलित पर्वत है, ये जो वलित पर्वत है इनमें इनकी जो चट्टानें हैं वो सागरीय निक्षेप की है। मतलब जो यहाँ पे जो चट्टानें मिली, यहाँ पे पहले कोई सागरीय भाग था, आज वहाँ पे एक वलित पर्वत है। ठीक है, ये कहा था किसने? ये कहा था डाना महोदय ने। फिर हाल महोदय भी अपना यहाँ पे जो है अपना एक जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे देते हैं। हाल महोदय कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी भूसंततियाँ हैं, इन्होंने भूसंतति और जो पर्वत है, पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से भूसंततियाँ थी, तो उनके बीच में संबंध जो है वो स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया और कहा कि जो हमारी भूसंततियाँ हैं इन्हीं में जब तनाव और संपीड़न की क्रियाएं होती है ना, तभी एक वलित पर्वत जो है उसका निर्माण होता है। अब देखिए हमारे हॉग महोदय क्या कहते हैं। हॉग महोदय ने भी अपनी एक संकल्पना यहाँ पे प्रस्तुत की और इसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो हॉग महोदय ने क्या कहा? हॉग महोदय ने पैलियोजोइक कल्प में अपना एक मानचित्र प्रस्तुत किया और जो मैप है उस मैप पर भूसंतति हमारी जो जियोसाइक्लाइन है और जो हमारे माउंटेनियस पार्ट है, तो इनको जो है डिवाइड करने का काम इन्होंने किया है। तो हमारे जो हॉग महोदय कहते हैं कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर 5 स्थलीय भाग थे। 5 स्थलीय मतलब मेजर जो हमारे कॉन्टिनेंट थे वो थे। तो ये 5 मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? सबसे पहले चीन साइबेरियन महाद्वीप, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, भारत मेडागास्कर, तीसरा इन्होंने कहा अफ्रीका ब्राजील महाद्वीप और फिर फोर्थ इन्होंने कहा प्रशांत महाद्वीप और फिर इन्होंने कहा उत्तरी अटलांटिक। तो पहले जो एक इरा के अंदर इन्होंने अपने एक मानचित्र में जो है भूसंततियों और महाद्वीपों को जो है डिफाइन किया और 5 इन्होंने महाद्वीप बताए और उन 5 महाद्वीपों के बीच में 4 मेजर इन्होंने भूसंततियां बताई। तो 4 संततियां कौन कौन से बताई? तो इन्होंने कहा पहली जो संतति इन्होंने कहा वो कहा टेथिस सागर, ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा यूराल सागर, तीसरा इन्होंने कहा रॉकीज और चौथा इन्होंने कहा परिप्रशांत भूसंतति। तो इन्होंने ये 4 भूसंततियां बताई थी। कौन कौन सी? रॉकीज, यूराल, टेथिस और परिप्रशांत भूसंतति। तो हॉग महोदय ने इस प्रकार से अपनी संकल्पना को आगे की तरफ बढ़ाया। इसके बाद हमारे आए इवांस महोदय। अब देखो अलग अलग ज्योग्राफर ने इनको डिफाइन करने का प्रयास किया अपने अपने तरीके से, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से
वक्राकार हो सकती है, इसका निर्माण जो है नदी मुहानों पर हो सकता है। और इन्होंने कहा कि जो दो हमारे स्थलखंड है, स्थलखंड मीन्स जो हमारे दो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों के बीच में भी एक जो भूसंतति है इसका निर्माण हो सकता है। ये तो थी निर्माण की बात। अब जब इनका निर्माण होता है तो इसके अंदर लगातार तलछट का निक्षेप होता रहता है, और तलछट का निक्षेप जब इसमें होगा, तली का धसाव होगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर यहाँ पे जो है प्रेशर लगने के कारण यहाँ पे जो तनाव है, संपीड़न की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी। और ये जो भूसंतति है इसमें जब तनाव और संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये भाग क्या होता है, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। और ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग है इसी को हमने क्या कहा है, वलित पर्वत कहा है। और उससे पहले जो है यहाँ पे सागरीय भाग था, और ये सागरीय भाग क्या था, हमारा भूसंतति था। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी वांस महोदय के बाद जो हमारे ऑर्थर होम्स है, ऑर्थर होम्स ने भी भूसंतति को अपने तरीके से डिफाइन करने का जो प्रयास है इन्होंने किया। अब जो ऑर्थर होम्स है वो किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। ऑर्थर होम्स कहते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जो हमारी भूसंतति है इसका निर्माण जो है मैग्मा स्थानांतरण के द्वारा होता है। अब ये कहते हैं कि जो हमारी जो हमारी पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। 3 परतों से कौन कौन सी, जो हमारी बाह्य परत है, मध्य परत है, और फिर इन्होंने कहा सबसे निचली परत। जो हमारी ऊपरी परत है ये क्रस्ट के तौर पे है, मतलब ये जो हमारा ऊपरी क्रस्ट है इसी को इन्होंने बाह्य परत का नाम दिया है। बीच का जो हमारा मेंटल पार्ट है, इस मेंटल पार्ट को इन्होंने कहा कि मध्य परत है। मध्य परत मतलब जिसका निर्माण जो है वो मैग्मा से हुआ है। तो ये कहते हैं कि जब मैग्मा का स्थानांतरण होता है, जब मैग्मा जो है ये मैग्मा बाहर की तरफ आता है या फिर मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है, तो उसमें जो है उसका कुछ भाग, जो हमारा क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, उसका कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाता है, और ये जो धंसा हुआ भाग है इस तरह से हमारी जो भूसंतति है इसका निर्माण होता है। दूसरा ये कहते हैं कि रूपांतरण के द्वारा होता है। रूपांतरण के द्वारा कैसे, जो हमारा मेंटल पार्ट है, इस मेंटल पार्ट में हमारी जो संवहनीय धाराएं चलती है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा होता है, और मैग्मा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारी जो 2 प्लेटें हैं वो एक दूसरे टकराती है, हल्की प्लेट ऊपर की तरफ तैरती है और भारी जो प्लेट है वो नीचे की तरफ धंस जाती है। और नीचे की तरफ जब वो धंसती है, या फिर हमारा जो पानी है, पानी रिस कर नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो गर्म होता है, तो इससे संवहनीय धाराएं चलती है। ठीक है, जब ये संवहनीय धाराएं चलती है तो ये यहाँ पे जो हमारी चट्टाने हैं, जो क्रस्ट की चट्टाने हैं, इनमें रूपांतरण होता है। और जब ये रूपांतरण होता है तो वो हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ धंस जाता है, और जब वो नीचे की तरफ धंसता है इसी तरह से हमारी भूसंतति का निर्माण होता है। तो ये दूसरा इन्होंने कहा। तीसरा इन्होंने कहा कि संपीड़न के द्वारा। अब ये संपीड़न के द्वारा कैसे हुआ, इन्होंने कहा कि जब 2 पर्वतीय शक्तियां, मतलब पर्वतीय शक्तियां मतलब जो हमारे अग्रदेश है, अग्रदेश इन्होंने कहा कि जब ये जो 2 अग्रदेश है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो स्थलीय भाग है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए कि ऊपर से लोरेशिया, ठीक है, और नीचे से हमारा गोंडवाना लैंड। ऊपर से जो हमारा लोरेशिया नीचे की तरफ धंसा, नीचे की तरफ किसका, और इधर नीचे से इन्हीं को इन्होंने कहा था अग्रदेश। तो नीचे से हमारा गोंडवाना लैंड आया, गोंडवाना लैंड, और ये जो 2 एक दूसरे के साथ टकराए तो हमारी टेथिस भूसंतति के बीच में टेथिस भूसंतति। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हिमालय पर्वत है वो निकल के आया। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जब 2 स्थलखंड एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं ना तो यहाँ पे संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, और इस संपीड़न के कारण जो हमारी जो सागरीय भाग वो थोड़ा नीचे की तरफ धंस जाता है, बाद में इसमें तलछट का निक्षेप होता रहता है, और यहाँ पे संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो है वलित पर्वत निकल के आते हैं। तो ये पर्वतों का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जो हमारा भूसंतति है, भूसंतति का निर्माण सियाल के पतला होने से भी होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो हमारा हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पे जो ऊपरी परत इन्होंने कही, ऊपरी परत जो थी वो सियाल से बनी थी, और नीचे वाली परत जो है वो सीमा से बनी थी। सीमा में हमारा मैग्मा भरा हुआ है, और जो ऊपरी परत है ये सियाल से बनी है। अब ये जो हमारे सियाल है, नीचे की तरफ सीमा से जो हमारी संवहनीय धाराएं चलती है, जब
जब ये संवहनीय धाराएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो दो विपरीत दिशाओं में मूव करेंगी। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में जब चली जाती है, इनमें जो अपसरण की क्रिया होती है, इस अपसरण की क्रिया होने से जो हमारा सियाल है, सियाल का कुछ ऐसा पतला हो जाता है, मतलब यहाँ से जो हिस्सा है वो मैग्मा में डूब जाएगा और वो टूट जाता है, और ये जो सियाल है ये हमारी पतली हो जाती है। या फिर हमारा देखिए जो महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग में हमारा जो सियाल है, सियाल परत बहुत पतली है, ठीक है। जबकि हम महाद्वीप के भागों में देखेंगे तो महाद्वीप के भागों में इसकी मोटाई हो जाता है। तो महासागरीय भाग है, महासागरीय भाग में जब संवहनीय धाराएं चलती रहती है तो सियाल पतली होती है। तो पतली होने से यहाँ पे जो संवहनीय धाराएं लगातार यहाँ पे जब पुश करती रहेंगी, और जब ये दूसरी विपरीत दिशाओं में चली जाती है तो ये जो हिस्सा है हमारा कुछ थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस जाता है। तो इस तरह से हमारी भूसंतति का निर्माण होता है। अब जो ऑर्थर होम्स महोदय है, ऑर्थर होम्स महोदय कहते हैं कि इस तरह से तो हमारी भूसंतति का निर्माण होता है। इसके बाद इन्होंने कुछ अवस्थाएं दी थी कि इन्होंने साथ साथ जो हमारे वलित पर्वत है ना, वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को भी इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो वो किस प्रकार से की है, तो इन्होंने हमारा जो वलित पर्वत है या भूसंतति है, इनकी अवस्थाएं भी दी है। तो पहले इन्होंने दी भूसंतति की अवस्था। अब इन्होंने भूसंतति की अवस्था किस प्रकार से दी, इन्होंने कहा कि जो हमारे संक्रिय भाग है जो धंसे हुए हैं, यही भूसंततियां हैं, ठीक है। अब ये जो भूसंततियां हैं, इन भूसंततियों में यहाँ से जो हमारे पर्वतीय भाग है, या फिर जो हमारी नदियां हैं, नदियां लगातार यहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ती है वो अपने साथ निक्षेप लेके आती है, मलबा लेके आती है, लगातार हमारी भूसंततियों में जो है डिपॉजिट करती रहती है। और जैसे जैसे मलबे का तलछट का हमारी संततियों में डिपोजिशन होता रहेगा, तो यहाँ पे जो हमारी संतति है उसकी जो तली है, जियोसाइक्लाइन, मतलब उसकी जो तली है, उस तली में लगातार धंसाव होता रहेगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लगातार जो है धंसाव की क्रिया होती रहेगी, और धंसाव की क्रिया होती होगी तो यहाँ पे जो है संपीड़न बल जो है वो काम करेगा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई भूसंतति की अवस्था। अब इन्होंने दूसरी अवस्था कहा पर्वत निर्माण की अवस्था। पर्वत निर्माण की अवस्था देखिए, यहाँ से जो है नदियां तलछट लेके आए, नीचे की तरफ निक्षेप की, मतलब लगातार यहाँ पे जो है निक्षेप होता रहा, तली में धंसाव होता रहा। तो यहाँ पे इम्बैलेंस जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, मतलब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जब डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा तो ये हमारा जो हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो इसके दोनों तरफ के जो हिस्से हैं या दोनों तरफ का भाग है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा। पर जब ये ऊपर की तरफ ये हिस्सा उठता रहेगा, इसका विस्तार होता रहेगा, ठीक है। इसे जो हमारी संतति है, संतति की तली में धंसाव भी होता रहेगा और बैलेंस बना रहेगा, ये इन्होंने कहा। जब इसमें बैलेंस बना रहेगा और यहाँ पे देखिए इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे संपीड़न बल काम करेगा, और संपीड़न बल काम करेगा तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है, ये कहा। अब इन्होंने कहा कि विकास की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था में क्या होगा, संतति में संपीड़न बल काम करेगा, संपीड़न बल काम करेगा तो हमारा जो संतति है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ये उठना शुरू करेंगे तो वलित पर्वतों का निर्माण होगा। अब यहाँ पे कहा कि वलित पर्वतों के विकास की अवस्था क्या है। अब ये जो वलित पर्वतों के विकास की अवस्था है, इसमें जो हमारा जो पर्वत है जिसका वलन हुआ है, मतलब जो वलित पर्वत बना है, इस वलित पर्वत में अनाच्छादन की क्रियाएं काम करने लगेगी। अनाच्छादन में जो हमारा इरोजन है, इरोजन यहाँ पे होने लगेगा, यहाँ से नदियां निकलेंगी और इसको तोड़ते हुए, काटते हुए, छाटते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब जब नदियां इसको काटते हुए, छाटते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे आगे की तरफ इसको बढ़ेंगी तो देखेंगे कि हमारा जो पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग टूटना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फिर से हमारा संपीड़न बल काम करेगा, और फिर यहाँ पे जो हमारा पर्वतीय भाग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा पर्वत निर्माण की अवस्था मैंने बताया, तो यहाँ पे जो है ना ये फोर्स काम करता है, कैसा, संपीड़न बल जो है वो हमारा काम करता है। जब तो हमारा संपीड़न बल काम करता है, अगर फोर्स बहुत ज्यादा है, मतलब आप ये कह सकते हो जब फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे बीच का हिस्सा उठ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसे पर्वत के रूप में उठ जाएगा,
बल है वो काम करेगा और दोनों तरफ, बीच का भाग तो अप्रभावित रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा, जबकि इसके दोनों तरफ के जो भाग है यहाँ पे फोर्स लगेगा और ये दोनों तरफ के भाग ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। लेकिन इसका जो मध्य भाग है ये अपरिवर्तित होता है और इस अपरिवर्तित भाग को ही मध्य पिंड इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये हो गया है। विकास की अवस्था में यहाँ पे जो है अपर्दन की क्रियाएं स्टार्ट हो जाएगी, अपर्दन की क्रियाएं स्टार्ट होगी तो हमारा जो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई कम होना शुरू कर देगी, और जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई कम होगी फिर हमारा संपीड़न बल काम करेगा, और संपीड़न बल काम करने से जो हमारा पर्वत है, पर्वत वापस से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हमारी जो भूसंततियां हैं, इस भूसंततियों से ही हमारा जो वलित पर्वत है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और इसी कारण से इसको क्या कहा गया है, जो हमारी भूसंतियां हैं, इन भूसंतियों को क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा गया है, वलित पर्वतों का पालना इनको कहा गया है। तो जैसे जैसे आप वलित पर्वतों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे वलित पर्वत है, वलित पर्वतों की जो चट्टानें हैं वो सागरीय निक्षेप की है। यही हमारे हॉल डारा महोदय ने इन्होंने अपने अवलोकन के आधार पर बताया था, और जो हमारे हॉल महोदय इन्होंने इन जो भूसंततियों और जो वलित पर्वत है इनके बीच संबंध स्थापित करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। तो ये थी हमारी भूसंततियां, कि आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, या फिर अपना रिस्पॉन्स आप नहीं देते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।